अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान असदुल्ला भट्टी आपके सामने हाज़िर है। नाज़रीन, मुल्क की मईशत अगर बेहतर है तो लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर होता है, लोग आगे बढ़ने में भी हौसला अफ़ज़ा होते हैं और अपने आप को एक पुरसुकून शहरी महसूस करते हैं। अगर मईशत बेहतर है, अगर खुदा न खास्ता कहीं मईशत में 19-20 हो जाता है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है, कमोडिटीज़ की कीमत बढ़ जाती है, तो आम आदमी जो है, खुसूसन जो लोअर क्लास के आदमी हैं, हमारे साथी हैं, उनका जीना बड़ा दूभर हो जाता है। हुकूमत अपनी तरफ से तो कोशिशें कर रही है, लेकिन अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, करप्शन से पाक मुआशरा हो, अगर सही नमूने इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ की जाए, तो अल्लाह पाक ने हमें हर चीज़ से नवाज़ा है। हमारी इकॉनमी कैसे बेहतर हो सकती है और किस तरह हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर बना सकते हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में, और एक्सपोर्ट को जो है हमारी कैसे बढ़ सकती है, इन सब पे बात करने के लिए आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बिजनेस फोरम के प्रेसिडेंट जनाब परवेज हारून बदरवास वाला साहब मौजूद हैं। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे परवेज साहब, मैं आपको अपने स्टूडियो मीडिया फोकस चैनल पे खुशामदीद करता हूँ और आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि हमारी जो इकॉनमी है, खुसूसन ईरान और अमेरिका वाली जंग के बाद काफ़ी उसमें अप्स डाउन होते रहे हैं, ओवरऑल इस वक्त हमारी इकॉनमी किस दर्जे पे? देखिए, हमारी जो इकोनॉमी है पिछले कई सालों से जो है ना बहुत ही मुश्किलों का शिकार है। उसके अंदर बहुत सारी जैसे ना रोलर कोस्टर राइड आती रही हैं और हमारी कभी भी एक कंसिस्टेंसी नहीं आई है। हमारी एक्सपोर्ट है वो बढ़ने के बजाय जो है ना वो नीचे जा रही है। हमारी जीडीपी जो है वो भी उसकी भी जो है ना ग्रोथ में बिल्कुल इतनी ज़्यादा नहीं है, 2% की ग्रोथ है। हाउएवर हमारे यहाँ जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा है, वो कंटिन्यूस 4 to 5% है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम निकल रही हैं क्योंकि जीडीपी बहुत कम है, हमारी 2% है। और इसके बरअक्स जो हमारी जो चाइल्ड की जो प्रोडक्शन है, जो ग्रोथ है, वो है ना 4 से 5% है। तो आप ये देख लें कि भाई अगर हमारी यूनिवर्सिटी या हमारी कॉलेजों से और जो जहाँ जहाँ हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ से जो बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलते हैं ना, वो 20 से 25 लाख निकलते हैं और हमारे पास जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है ना वो 2 से 3 लाख आती हैं। तो ये जो गैप है ना, इसके अंदर आप क्या करेंगे कि आप उन लोगों को कैसे नौकरी देंगे? अच्छा, अब आप सोचेंगे क्यों नौकरियां नहीं मिल रही हैं? नौकरियां इसलिए नहीं मिल रही कि हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, हमारे पास ना फैक्ट्री है ना आगे काम है। अब अगर काम नहीं होगा तो कौन किस तरह से अब बच्चों को नौकरियां देंगे और नौकरी के मौके किस तरह से लोगों को मिलेंगे? इस तरह से आप देखें ना कि बहुत से बच्चे या बहुत से लोग हैं, उनकी सबकी यही ख्वाहिश होती है कि हम मुल्क से बाहर चले जाएं क्योंकि हमारे पाकिस्तान में नौकरी नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में अगर नौकरी भी है तो वो ऐसी है कि वो 20, 25, 30 हज़ार वाली नौकरी है। वो कहते हैं कि यार हमने हमारी पूरी एजुकेशन में 20 से 25 लाख रुपए लगा दिए और फिर इसके बाद अगर हमें 25, 30 हज़ार या 40 हज़ार या 50 हज़ार की नौकरी मिले तो हम कब हमारे पेरेंट्स को ये जस्टिफाई करेंगे कि आपने 25 लाख रुपए हमारे ऊपर लगाए तो हम आपको कब पे बैक करेंगे? तो बात इसलिए कि इसके बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिससे ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हो रही है। इसका वजह एक ये है कि देखिए कॉस्ट है हमारी, क्योंकि बिजली जो है वो सबसे ज़्यादा महंगी हमारी है। अगर सबसे ज़्यादा महंगी होगी तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो हम अनकम्पिटिटिव हो जाएंगे, हम बाहर हमारी प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे यहाँ इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा महंगाई हो गई है, डॉलर इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर आप रॉ मटेरियल भी बाहर से मंगाते हैं ना तो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा आती है कि उसको कन्वर्ट करने के बाद आपके पास वो ताकत ही नहीं रहती कि आप उसको एक्सपोर्ट कर सकें। क्योंकि देखिए रॉ मटेरियल तो हम लोग कोई चीज़ बनाते नहीं है। ओनली रॉ मटेरियल भी है वो है हमारे पास कपास, ठीक है ना, जिससे हम लोग गारमेंट बना के, और हम लोग समझ लें कि पूरी कौम को दर्जी बनाया हुआ है और हम लोग गारमेंट बना के हम लोग बाहर बेचते हैं और बाहर बेच के जितना भी रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं और वो हम हासिल करते हैं, जिसकी हमारे पास टोटल एक्सपोर्ट होती है हमारी जो टेक्सटाइल बेस की तकरीबन 18 बिलियन की। 18 बिलियन। अब बात दरअसल ये है कि 18 बिलियन में पूरा पाकिस्तान चल नहीं सकता। 18 बिलियन के अंदर आप कितने लोगों को नौकरी
देंगे। बिल्कुल। हमारे पास इंजीनियरिंग सेक्टर बिल्कुल जो है ना, जिसमें बहुत ही नेग्लिजिबल हमारा एक्सपोर्ट है, जो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है। ऐसी इंडस्ट्री हमारे पास दूसरी जो है सर्जिकल इक्विपमेंट में हम तकरीबन 150-200 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि हमारा जो सियालकोट भरा पड़ा है, हम बिल्कुल। उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। तो बात दरअसल ये है कि हमारे अपने मुल्क में बहुत सारी ऐसी जो है प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम अगर फोकस करें तो हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं किसी जगह पे देख रहा था, किसी का इंटरव्यू सुन रहा था या किसी की बातें सुन रहा था, तो मुझे बहुत अच्छी लगी बात, और मैं अब आपके यहाँ स्टूडियो में ये आपको बताना चाहता हूँ, और आपके जो देखने वाले हैं उनको भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जब वो बात सुनी तो मुझे ये उन्होंने बताया कि पहले एक ज़माने में जो है ना कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग होती थी। वो ये होती थी कि भाई आपने वो शीट ली, उसको कन्वर्ट किया, और आपने उसके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट की, आपको वहाँ मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती थी, आपको लेबर इंटेंसिव आपकी वो मैन्युफैक्चरिंग होती थी। आजकल जो है ना मैन्युफैक्चरिंग लेबर इंटेंसिव नहीं है, आजकल बहुत ज़्यादा हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग है। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में आपको जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिर इसके बाद आपके पास स्टेबल पावर सप्लाई चाहिए। आपके पास हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में क्योंकि सब चीज़ ऑटोमेटिक चलती है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, ये वो सारी चीज़ें चाहिए। जब आपके पास ये एनर्जी की प्राइस महंगी होगी, स्टेबल पावर नहीं होगा, आपके पास वो टेक्निकल लोग नहीं होंगे जो कि उस किस्म की प्रोडक्ट, जो हाईटेक प्रोडक्ट को चला सकें, और फिर हाईटेक प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस करके, जब हाईटेक प्रोड्यूस आप प्रोडक्शन करेंगे तो उसके सारा रॉ मटेरियल तो आपको बाहर से लेना है। अब विद दिस डॉलर वैल्यू आप रॉ मटेरियल बाहर से भी लेंगे तो आपका तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी है। तो अब बात दरअसल ये है कि अब लेबर इंटेंसिव जो एक्टिविटी है ना, वो दुनिया में कम होती जा रही है। आप दुनिया में देखें कि चाइना अगर गाड़ी बना रहा है, मोबाइल टेलीफोन बना रहा है, या कोई भी चीज़ बना रहा है, तो उसको बहुत सारी चीज़ों को वो ऑटोमेटिक सिस्टम पे लेके आ रहे हैं। उसको बहुत ही हाई टेक तरीके से उसकी प्रोडक्शन हो रही है, क्योंकि तो वहाँ उससे पे क्या होता है कि बिजली सस्ती है, उससे क्या है कि मास प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। फिर आप दुनिया में कॉम्पिटिटिव आप अपने आपका एनवायरनमेंट होता है। अब पाकिस्तान में आप गारमेंट के अलावा आप सोचो कि आप क्या एक्सपोर्ट कर सकते हो दुनिया में। आप दुनिया में देखो, चाइना भी है। अब चाइना ने क्या है कि बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, जर्मनी है, फ्रांस है, उसको परेशान कर दिया है अपनी गाड़ियों की एक्सपोर्ट से। वो आजकल परेशान है कि यार हम चाइना का कैसे मुकाबला करें। चाइना ने देखें हाईटेक, फिर इसके बाद फार्मास्यूटिकल है। अच्छा, फार्मास्यूटिकल में भी हम फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल नहीं बनाते। अगर हम फार्मास्यूटिकल में रॉ मटेरियल बनाएं तो वी आर एबल टू प्रोड्यूस और वी आर एबल टू एक्सपोर्ट लॉट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फ्रॉम पाकिस्तान। वो एक ऐसा जरिया है जिससे हम हमारा ज़र मुबादला या हम एक्सपोर्ट के नंबर्स हम हमारे बढ़ा सकते हैं। एक्सपोर्ट की जहां तक आप बात की, अब में देखा गया है कि ओवरऑल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत ही कम है। हम इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए चंद बुनियादी नुकात आप क्या महसूस कर? मैंने जैसे आपको अभी बताया कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई हमारे पास कौन सा ऐसा बेसिक रॉ मटेरियल है जिसकी हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, देखें आज जो SIFC में जो काम हो रहा है, मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं कि वो उन्होंने बहुत अच्छा, एक शुरुआत बहुत अच्छी है। ये आज से अगर 10 साल पहले होती तो आज हम कहीं के कहीं पहुंचे होते। बिल्कुल। आज हम जो है एक्सपोर्ट के, जो हमारी एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी यील्ड हम बढ़ा सकते थे। हमारी जो बंजर ज़मीनें हैं उसको हम आबाद कर सकते थे। बिल्कुल। देखें, बात दरअसल है कि एक फैक्ट्री लगती है ना, एक प्लांट लगता है ना, उसको लगते हैं 3 साल, और उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। उसकी बिल्डिंग बनानी है, उसकी मशीनरी प्रोक्योर करनी है, बाहर से मशीनरी आनी है। बिल्कुल। आज ज़मीन तो क्या है कि ज़मीन में आप मैक्सिमम जो है ना लेबर को लगा के ना आप ज़मीन को आबाद कर सकते हैं। सिर्फ आपको वहाँ पानी देना है, आपको उसके अंदर मशीनरी चला के, और आप उसको आबाद कर लें। आबाद कर लेंगे, उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कि आप दुनिया के हर
हिस्से में, हर कोने में वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, घास है, ये आप दे सकते हैं। आप अपने यहाँ मुल्क में जो है आप लाइव स्टॉक का बिजनेस कर सकते हैं, आप डेयरी का बिजनेस कर सकते हैं, डेयरी में आप डेयरी के नंबर्स बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। आप अपने यहाँ अच्छा लाइव स्टॉक की ब्रीड आप तैयार करके ना तो आप अच्छा गोश्त एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है कि दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स, ये आप जल्दी से आप इसको इम्प्लीमेंट करके 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर आप विल बी एबल टू एक्सपोर्ट ऑल दीज प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड मार्केट। अब ये है ना, और फिर इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि भाई अब इस चीज को हमने एक्सपोर्ट कर लिया, अब इसके सराउंडिंग में आप क्या करेंगे, पैकेजिंग है, पैकेजिंग फूड है, फ्रूट्स है, ये है वो है, तो आपके पास क्या है कि एक एरिया आ जाएगा जिससे आप आपकी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, और उसका रॉ मटेरियल भी आपके पास लोकली मौजूद है क्योंकि आप खुद उगा रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरह से आप कपास उगा रहे हैं, कॉटन उगा रहे हैं, तो आप गारमेंट बना के दुनिया में बेच के ना तो 18-20 बिलियन की एक्सपोर्ट करें। इसी तरह से ज़राअत में आप अगर 20 बिलियन की एक्सपोर्ट कर लें तो 20 और 20 कितने 40 हो गए। तो आज अगर हम 28 या 30 पे बैठे हुए हैं तो हम 40 तो ऐसे फौरन कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर हमें कोई ज्यादा अपने जो है ना कहते हैं कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज पे बोझ भी नहीं पड़ेगा, हमारा डॉलर भी बचत हो जाए, क्योंकि हम वो सारी जो चीजें हैं ना, रॉ मटेरियल है ना, हमारे पास लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ अपने मुल्क में ये जब रॉ मटेरियल होगा और हमारे यहाँ ज़राअत अच्छी होगी तो हमारे पास भी जो है ना ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, हमारे पास मीट सस्ता हो जाएगा, हमारे पास मिल्क सस्ता हो जाएगा, तो इसमें लोगों का भी फायदा होगा। इस पे हुकूमत को क्या पार्ट अदा करना चाहिए, हुकूमत का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं, हुकूमत देखें, ये SIFC के अंदर ये हुकूमत ने ये ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया है और उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। अगर आप जाएं ना तो पंजाब में या इस एरिया में जाएं जहां एक ज़माने में बंजर ज़मीनें थी, अब आप देखें वहाँ आबादी शुरू हो गई है, वहाँ गवर्नमेंट बहुत ही सीरियसली उस पर काम कर रही है। और दूसरी बात है कि अगर ये 2-3 साल इसी तरह से सीरियसली गवर्नमेंट ने करा ना तो मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आ जाएगा। और ये अगर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन अगर 3 साल में आ गया ना तो मुझे तो उम्मीद है कि मैंने जैसे अभी आपको सिर्फ एक इक्वेशन बताई कि 20 बिलियन तो हम गारमेंट से कर सकते हैं, 20 बिलियन हम यहाँ कर सकते हैं एग्रीकल्चर से, और फिर हमारी एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होगी वो अगर यहाँ लोकली भी सस्ती हो जाएगी तो लोगों के ऊपर इन्फ्लेशन का बोझ कम पड़ेगा और हमारे पास इन्फ्लेशन के नंबर्स भी डाउन हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा एक और चीज़ है कि भाई हमें ये भी है कि जो इंटरेस्ट रेट है ना वो हमारा बहुत हाई है। भट्टी साहब देखें, बात दरअसल ये है कि हम अगर ये कहते हैं कि हमें आगे प्रोग्रेसिव इकोनॉमी चाहिए और अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अवेलेबिलिटी ऑफ हमें क्रेडिट जो है ना वो चाहिए होती है, क्योंकि अगर बिजनेस को बढ़ाना है या लोगों को उस पर लाना है कि भाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाना है तो हमें क्रेडिट की अवेलेबिलिटी करनी पड़ेगी। और क्रेडिट की अवेलेबिलिटी अगर जब तक सिंगल डिजिट में नहीं आती ना तो आपकी इंडस्ट्री आने लगेंगी। देखें, बात दरअसल है कि ज़मीन आजकल इतनी महंगी हो गई है कि अगर ज़मीन महंगी हो गई है फिर इसके बाद आप कंस्ट्रक्शन करें, मशीनरी मंगाएं, आपको 3 साल लग जाते हैं। तो फिर एक तो आपको चाहिए कि भाई आपका इंटरेस्ट रेट कम है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज वो ये है कि आपकी पॉलिसी की कंसिस्टेंसी। हमारे पास हर साल एक नया बजट आता है, उसके अंदर बिजनेसमैन को एक नया सरप्राइज मिलता है कि आज ये पॉलिसी हो गई, ये आपका कस्टम ड्यूटी हो गई, ये आपके इनकम टैक्स के रेट ये हो गए। तो भाई अब अगर बिजनेसमैन एक फिजिबिलिटी बनाता है, अगर एक इंडस्ट्री लगाता है तो फिजिबिलिटी बनाता है 5 साल 10 साल की कि भाई 5 साल में ये होगा, 10 साल में ये होगा। और जो फैक्ट्री बनाने में उसको 3 से 4 साल लग जाते हैं। अच्छा, वो विद इन फैक्ट्री बनाने के अंदर कंस्ट्रक्शन के फेज में ही आपके 4 बजट आ जाते हैं जिसके अंदर आपकी पूरी फिजिबिलिटी आउट हो जाती है। तो कौन ऐसा बंदा है, कौन ऐसा माइका लाल है कि जो इस कंडीशन में अपने पैसे भी लगाएगा, फैक्ट्री भी लगाएगा और बैंक से कर्जा लेके जो आजकल का एग्जिस्टिंग रेट है उसके अंदर अपने गले में फंदा डालेगा। तो बात दरअसल है कि ये सारी आपका कहने का मकसद ये है कि जो स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसमें वो इंटरेस्ट रेट डबल डिजिट है,
तो कम से कम सिंगल डिजिट में होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि आइडियल रेट होना चाहिए ना, फिलहाल जो गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए अबाउट 9%। 9 उसके अंदर क्या है कि एक सिंगल डिजिट भी हो जाएगा, 9% इज रीजनेबल, और लोगों के लिए क्या हो जाएगा, एक समझ ले कि एनकरेजमेंट हो जाएगी। एनकरेजमेंट हो जाएगी कि भाई आपको क्रेडिट, अगर क्रेडिट आपको एक अच्छे रेट में मिल जाती है तो लोग हिम्मत भी पकड़ते हैं। और फिर इसके साथ ये भी गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी, कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो कौन ऐसा बंदा जो है ना रिस्क लेगा, क्योंकि लाइक आई सेड कि 3 साल 4 साल तो लग जाते हैं फैक्ट्री बनाने में। एग्जैक्टली। इसके बरक्स अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, आपको जमीन को हमवार करना है, आपको सीड लगाने हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमीन इतनी जरखेज है कि अगर उसके ऊपर काम करें तो आपको अच्छी क्रॉप मिल सकती है, अच्छे फ्रूट मिल सकते हैं। फ्रूट के दरख्त को भी टाइम लगता है, मगर आप उसको जो रेडी क्रॉप्स होती हैं, कैश क्रॉप होती है, अगर आप उसी को जमीन पे लगाना शुरू कर दें तो उसकी दुनिया में डिमांड है। आप समझें कि आपका पूरा गल्फ की डिमांड है, आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की दुनिया भर में है। आम है, जरूरत है, वो है, हमारे यहाँ स्ट्रॉबेरी, चेरी, आप सोचें कि हमारे पास मलेशिया में हमारे आम और किन्नू की बड़ी डिमांड। हाँ, क्यों, क्या कौन सी ऐसा फ्रूट है जो हमारे पास अल्लाह ने सब चीज दिया हमारे पास। और फिर सबसे बड़ी एक और आखिरी चीज जो हमारे पास कुदरती अल्लाह मियां ने दी है, जिसके अंदर हमने बिल्कुल फोकस नहीं किया है, वो है माइंस एंड मिनरल्स। ठीक है ना, हमारे पास अल्लाह मियां ने इतने पहाड़ दिए हैं, हर चीज अल्लाह मियां ने दी है। हम फिशरी में काम कर सकते हैं, माइंस एंड मिनरल्स में काम कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें कोई इतना बड़ा इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। हम माइंस एंड मिनरल्स में कर सकते हैं, दुनिया में वो मिनरल्स को ले जाके हम उसको, जो स्टोन्स है ना, उसको लेके हम उसको स्टोन की पॉलिशिंग मशीन लगा दें इधर ही। हम क्या करते हैं कि हम स्टोन निकालते हैं, बहुत थोड़ा जो निकालते हैं उसको वैसे ही दुनिया में बेच देते हैं, वो हमसे कौड़ियों के दाम में लेते हैं और फिर बहुत महंगा करके बेचते हैं। तो अगर हम इसी को ही हम लोग करें और इसी माइंस एंड मिनरल्स को और स्टोन को हम यहीं से ही उसको फिनिश गुड्स में बाहर बेचें तो हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये एक्सपोर्ट के नंबर मैं आपको बताता हूँ कि माइंस एंड मिनरल्स में भी हमारे पास अभी चांस है कि हम 10 बिलियन की एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सी फूड है, दूसरी चीजें हैं, उसके अंदर 10 बिलियन कर सकते हैं। तो मैंने बोला गारमेंट्स में 20 बिलियन, एग्रीकल्चर में 20 बिलियन, 60 बिलियन हो गए, माइंस में 60 बिलियन हो गए। तो आपने बोला ना कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ऐसे बढ़ा सकते हैं, तो करो। अच्छा नाज़रीन, मैं एक बात बताना आपको भूल गया कि परवेज मद्रास वाला साहब और मैं, हम दोनों रोटेरियन भी हैं, और परवेज मद्रास वाला साहब रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो रोटरी क्लब के थ्रू भी कई काम परवेज साहब ने किए हैं और कर रहे हैं मुख्तलिफ दोस्तों के साथ। एक सवाल मेरा आपसे रोटरी क्लब के हवाले से भी है कि रोटरी क्लब में के एज ए प्रेसिडेंट और रोटरी क्लब के एज ए मेंबर बन के क्या फीलिंग्स हैं और उसमें क्या काम होता है? देखिए, मैंने पहले आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि रोटरी जो है वो किसी एक की नहीं है। रोटरी क्लब ये एक सब लोगों की है। आपकी रोटरी है, मेरी रोटरी है, और जो रोटेरियन है या मेंबर है वो सबकी रोटरी है, और सबको मिलजुल के काम करना है। बिल्कुल। और ये जो रोटरी जो काम कर रही है ना, ये ह्यूमैनिटी के लिए काम करती है, ये लोगों के लिए काम करती है, और उन लोगों के लिए काम करती है जिन लोगों को उसकी जरूरत होती है, रोटरी की जरूरत होती है। जहाँ रोटरी की जरूरत होती है, जैसे हमने हमारे रोटरी के अंदर हमने आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर है, हमने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं, हमने वाटर पंप्स लगाए हैं इंटीरियर सिंध में। जिन इलाकों में पानी नहीं था हमने पंप लगा के दिए हैं, तो उस इलाके की पूरी समझ लें कि पूरी दुनिया चेंज वहाँ मीठा पानी आने लगा, लोगों की जिंदगी चेंज हो गई। इस तरीके से हमने बहुत सारे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। हम पोलियो ड्राइव करते हैं, हम ब्रेस्ट कैंसर का हमारा है, हमारा जो है ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन का है। तो ऐसे कितने रोटरी के हमारे प्रोजेक्ट हैं जिसको हम लिटरेसी में हम लोग बहुत आगे हैं। आई कैंप हम लोग लगाते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं, एजुकेशन में स्कूल को हम लोग अडॉप्ट करते
करते हैं, तो रोटरी के अंदर इतने काम है कि हर एक बंदा अगर ये काम करे और एक रोटरी इतना काम करे तो भी बहुत कम है पाकिस्तान में। बहुत कम। क्योंकि पाकिस्तान में मैंने आपको कहा कि बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिसके अंदर एक इतना गैप हो गया है कि लोग जो है ना उनको वो सर्विसेज नहीं मिलती, वो मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती, वो एजुकेशन नहीं मिलती। तो इसके अंदर हर बंदा अपना हिस्सा डालता है, हर बंदा अपना अपना जो है ना रोटरी के थ्रू या रोटेरियन अपना हिस्सा डालता है। इसमें ये ज़रूरत नहीं है कि आप पैसे से हिस्सा डालें, इसमें ये भी ज़रूरत है कि भाई आप पैसे से नहीं, माल से नहीं तो जान से आप मेहनत करें, आप अपना टाइम दें और उसका आप अजर जो है ना आपको अल्लाह देगा। तो ये है कि काम आप करेंगे तो ये भी है, साथ साथ आप दूसरे फलाई काम भी करें और साथ साथ ये मुल्क के लिए भी काम करें और साथ साथ अपनी सोच अच्छी रखें और मुल्क में लोगों के इस किस्म के फोरम पे आके ये मैसेजेस आप आगे पहुंचाएं कि भाई पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली भी आगे जा सकता है, पाकिस्तान के लोगों में इतना हिम्मत है कि पाकिस्तान में जो ऐसे लोग हैं जो बेचारे थोड़े से अपने डाउन है या उसकी इतनी वो वसत नहीं है, तो आप रोटरी में आके उन लोगों की खिदमत कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना पाकिस्तान में हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी ज़मीन है, बस ये है कि हमें मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है और पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया बकी साहब, थैंक यू। नाज़रीन, आपने हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बिजनेस फोरम के प्रेसिडेंट जनाब परवेज़ हारून मदरासवाला साहब की गुफ्तगू सुनी। ज़रूरत इस बात की है कि अगर हुकूमत सिंसियरली एफर्ट्स उठाए और जो ख़ास करके बिजनेस कम्युनिटी के जो मसाइल हैं, जो मैं ये भी कहूँगा कि जो मुतालबे हैं, अगर उनको सिंसियरली कंसीडर करे, उनकी जायज़ बातों को जो है पे अमल दरामद करे, तो कोई वजह नहीं है कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग मुल्क की तरक्की में या अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, एग्रीकल्चर में, सब में काम न कर सके। इसी के साथ ही अपने मेज़बान असदुल्ला भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।